आप सभी का स्वागत है आज के नए टॉपिक में। हम 2 टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं, पुराने वीडियोस आप देख लीजिएगा। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेंडल के नियम। तो जैसा हम जानते हैं मेंडल के प्रयोग तो मेंडल के कुछ नियम होंगे। अब मेंडल ने खुद स्वयं कोई नियम नहीं निकाला, तो किसने निकाला? फिर हम बात करें तो इनके नियम जो 3 वैज्ञानिक हम पहले बात कर चुके हैं उन्होंने ही दिया। जैसे 3 वैज्ञानिकों में पहला कौन था? पहले थे हमारे कार्ल कोरेसन, दूसरे हमारे थे ह्यूगो डी ब्रिज, और तीसरे हमारे कौन थे बताओ? नाम याद होना चाहिए आपको। इरिक वॉन शेरमैक। हम इनकी बात कर चुके हैं कि तीनों कहाँ के थे, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। साइंटिस्ट थे और 3 ही नियम दिए गए, ठीक है। और मेंडल के नियमों को मेंडलवाद भी कहते हैं कई लोग। क्या कहते हैं? मेंडलवाद। अब 3 नियमों में पहला नियम आता है हमारे पास, सबको पता है जी, क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या है हमारे पास? प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम हमारे पास क्या है? युग्मकों के पृथक्करण का नियम। युग्मकों के पृथक्करण का नियम। तीसरा हमारे स्वतंत्र अपव्यय का नियम। स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इस प्रकार हमारे पास इनके कितने नियम है? 3 नियम है। अब 3 नियमों को हम सिंपल भाषा में बात करें तो 3 नियम। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम, यानी जो अपने आप को क्या करे? प्रभावित करे। तो हम इसे सिंपल समझेंगे कि जब शुद्ध जनकों में हमने क्रॉस करवाया, आपके सामने हमने 2 पेड़ लिए थे, उन दोनों में क्या कराया था? क्रॉस करवाया। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, तो क्योंकि हमें पता था इस पीढ़ी में सारे पौधे कैसे थे? लंबे थे। ये आगे जनक पीढ़ी के बाद, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें हमारे जो भी पेड़ आए थे वो सारे कैसे आए थे? तो सारे आए थे लंबे। तो जो कैपिटल T है उसको एक क्या माना गया था? प्रभावित लक्षण माना गया था F1 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी की बात नहीं कर रहा मैं, F1 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। ये है F2 पीढ़ी, ये है F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के पेड़ की बात कर रहे हैं। F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण छुप जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इनके बाद इसके 2 अपवाद भी हैं, और आज के समय में इसको नियम नहीं माना जाता है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा अपवाद हैं। अब बात करें अपवाद क्या हैं, तो इसके 2 अपवाद हैं। एक को हम नाम दे देंगे, पहले अपवाद को अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरे अपवाद को हम नाम दे सह प्रभाविता। इसके 2 हम मुख्य रूप से अपवाद पढ़ते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, और जैसे आपको नाम से पता चला, अपूर्ण यानी पूरा नहीं कर पाया, प्रभावित यानी प्रभाव पूरा, यानी जो लक्षण F1 पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या किया बताया गया? इसके लिए हमें बताया गया कि जब एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल, 2 फूल हुए हमारे पास, एक लाल और एक सफ़ेद फूल, जब दोनों में हमने संकरण करवाया तो संकरण करवाने पे हमें गुलाबी फूल मिला, जबकि हमारा प्रभाविता के नियम के अनुसार कैसा मिलना चाहिए था? केवल लाल ही मिलना चाहिए था, लेकिन लाल नहीं मिला, हमें फूल कैसा मिला? गुलाबी। तो ये कैसे रूप में अपूर्ण अप्रभाविता की लाल प्रभावी है फिर भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे एंटीरियम कुत्ता, पुष्प पादप, स्नैपड्रैगन प्लांट, एंट्रिकुलम मुर्गे में कलंगी का रंग। फिर हमारे आता है सह प्रभाविता। अब इसका मतलब क्या है? सह यानी साथ में, प्रभावी यानी प्रभावित करते हैं। तो इसके अनुसार दोनों लक्षण साथ में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं आने वाली पीढ़ी को। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या किया? एक तो लिया ब्लैक बालों वाले और एक हमें लिया वाइट बालों वाले। हमें क्या लिए गए? हमें लिए गए बाल के रंग के लिए हमने क्या लिए? 2 पशु लिए। एक के रंग कैसा था हमारे पास? ब्लैक था। एक का रंग हमारे पास क्या था? वाइट था। जब हम इनका संकरण कराना चाहें तो प्रभावित रंग तो ब्लैक है, तो आने वाली पीढ़ी भी ब्लैक होनी चाहिए, लेकिन जब इनका संकरण प्राप्त हुआ तो वो पीढ़ी में हमें चितकबरे मिले।
चित कबरे मतलब जो पूरा काला भी नहीं हो, जो सफ़ेद नहीं, थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन, चित कबरे रंग के हमारे पास प्राप्त हुए। इसके अनुसार क्या नियम है कि ये नियम कैसा है, आज के समय में नियम नहीं माना जाता। इसमें हमारी ये बात है। आगे हम बात करेंगे मेंडल के द्वितीय नियम के बारे में, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बताओ, युग्मकों के स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। तो इसमें क्या होता है, युग्मक होते हैं ना हमारे, जो वो पृथक्करण करते हैं। कहने का मतलब है कि हम जानते हैं जो लक्षण होते हैं वो हमेशा दो जोड़ों में पाए जाते हैं, और वो जो दोनों जोड़े होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। हमने देखा था जब हमने एक्सपेरिमेंट लिखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी थे, तो ये दो अलग अलग में कन्वर्ट क्या टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से केवल एक ही आएगा, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। यही क्या है, हमारे युग्मकों का पृथक्करण का नियम है। और मेंडल का प्रथम व द्वितीय नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जानते हैं जब ये F1 पीढ़ी आई थी तब ये वाला लक्षण छुप गया था, बोने वाला, लेकिन जब F2 पीढ़ी आई तब हमने देखा था जब ये बने थे तो कैपिटल टी भी बन रहा था, ये वाला भी बना था, और एक दोनों स्मॉल टी वाला भी बना था। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में छुप गए थे, लेकिन युग्मकों के पृथक्करण के कारण F2 पीढ़ी में वे नहीं छुपे, वे वापस क्या होने लग गए, प्रदर्शित होने लग गए, मतलब इन्हें पूर्ण रूप से दबाया नहीं जा सकता। ये इसमें क्या करी हमने बात। अब हम तृतीय नियम की बात करें तो तृतीय नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इसके अनुसार लक्षण हमेशा मिले जुले नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र रूप से मिलकर नए लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे F2 पीढ़ी में 9 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कहने का मतलब जितने भी लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र अपव्यय कर सकते हैं। तो हमारी जो वो सारणी बनी थी उसमें हमारे पास कितने प्रकार के पौधे आए थे, 9 प्रकार के पौधे आए थे, ये आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं अगली। अब ये मेंडल के नियम हो गए, इसमें मेंडल के अपवाद भी हो गए। अब हमें पता है मेंडल के प्रथम नियम के अपवाद थे, फिर हमने बात करी थी मेंडल के द्वितीय नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। अब बात आती है तृतीय नियम। तो तृतीय नियम के अपवाद हैं। अब तृतीय के नियम के अपवाद का नाम क्या है, तो ये है सहलग्नता। क्या नाम बताया मैंने आपको, सहलग्नता। तो अब ये क्या हुआ, अब इसके अनुसार तो कोई अपवाद होना नहीं चाहिए, लेकिन एक दिक्कत इसमें ये आई कि इसके अनुसार जो पुराने हैं लक्षण वो सीधे नहीं आते, उनका स्वतंत्र अपव्यवन से जो जोड़े बनते हैं वो आते हैं। लेकिन सहलग्नता के अनुसार ऐसा नहीं होता। सहलग्नता क्या कहता है, यह कहता है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से सीधा बच्चों में आ जाते हैं, माता पिता से सीधा बच्चों में आते हैं। ऐसे लक्षण हमारे क्या कहलाएंगे, सहलग्नता कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं जैसे इसकी खोज किसने की, तो खोज इसकी की थी हमारे बैटसन व पुनेट ने। वैज्ञानिक के नाम क्या है, बैटसन व पुनेट ने, इन्होंने की थी। और इन्होंने किस पे की थी, इन्होंने की थी मीठी मटर पर। किस पे की थी, मीठी मटर के पौधे पर इन्होंने खोज की थी। और इसका जो नाम दिया है मॉर्गन ने। नाम किसने दिया है, मॉर्गन ने। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। तृतीय नियम हमें पता है, तृतीय नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यय नियम। इसके अनुसार जो हमारे लक्षण हैं वो क्या करते हैं, मिले जुले नहीं होते हैं, स्वतंत्र अपव्यय से बनते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है, क्योंकि कई लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से सीधा बिना स्वतंत्र अपव्यय मतलब बिना नया कुछ परिवर्तन हुए सीधा किस में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं। इनकी खोज बैटसन ने पुनेट ने की थी मीठे मटर पे, पर इसका नाम किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। अब मेंडल में थोड़े से एक चीज हमारी बच गई थी वो मैं आपको आज बता देता हूँ। एक हमारा बचा है संकर पूर्वज संकर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। ये क्या इंग्लिश ज़्यादा समझ आता है, फिर भी हिंदी भी नाम लिख देते हैं हम, संकर पूर्वज संकरण। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब 2 पार्ट क्या होते हैं, तो इसके अनुसार क्या होता है, संकर करा रहे हैं
और किसके साथ करा रहे हैं, पूर्वज के साथ करा रहे हैं। कहने का मतलब F1 पीढ़ी के जो पादप आए थे ना, उनका संकरण जब हम जनक पीढ़ी से करवा दें तो ऐसे करवाना बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज कहलाता है, मतलब अपने पूर्वज से संकर कराना। अब ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास आता है आउट क्रॉस और दूसरा हमारे पास आता है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में तो क्या होता है, प्रभावी जो F1 पीढ़ी क्या कराते हैं, जो लक्षण क्या थे, जैसे ये वाला था TT, जब इसका संकरण करा जाता है, प्रभावी लक्षण वाले का संकरण F1 पीढ़ी से कराया जाता है। F1 पीढ़ी में कौन आया था हमारे पास, ये आया था। जब इसका संकरण इसके साथ कराया जाता है, वो वाला तो कराएगा आउट क्रॉस। फिर टेस्ट क्रॉस कौन सा कहलाएगा, तो जो अप्रभावी लक्षण था ये वाला, इसका लक्षण इसका संकरण हम इससे करवाते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और आपको ये ध्यान भी देना है, अब ये मत सोचिएगा कि आउट क्रॉस तो नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं। आउट क्रॉस सिंपल ही है। देखो मैंने आपको क्या बोला, ये इसका कराया किसके साथ, प्रभावी लक्षण के साथ। यहां मैं लिख देता हूं टेस्ट क्रॉस। यहां मैंने क्या कराया, F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ कराया, अप्रभावी लक्षण के साथ। तो आप खुद बना सकते हो, आप खुद बना लो। देखो इसका इसके साथ बनेगा, एक तो कैपिटल टी, इसका वापस से वही कैपिटल टी। फिर ये वाला क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला आएगा तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमारा क्या आया, वो आया। बस यहाँ पे वही है, फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो, और याद रखना। तो फिनोटाइप रेशो हम बात कर चुके हैं। फिनोटाइप रेशो होता है लक्षण पर जो प्रदर्शित करे। अब यहाँ पे सारे कैपिटल टी है तो यहाँ पे फिनोटाइप रेशो बनेगा ही नहीं, यहाँ सब भी लंबे हैं। जीनोटाइप रेशो बनेगा क्योंकि दो तो क्या है ये, और दो ही क्या है ये, तो 2:2, जो कि कट के बाद में क्या बन जाएगा, 1:1। अब यहाँ भी ऐसे ही बनेगा। जब यहाँ ये होगा तब आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वापस कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, ऐसे स्लैश मार लेता हूँ कंफ्यूज नहीं हो, और फिर वापस से यहाँ क्या आएगा, स्मॉल टी। अब यहाँ पे फिनोटाइप रेशो बनेगा क्योंकि ये दोनों तो लंबे हैं कैपिटल टी के कारण, पर यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये दोनों कैसे हैं, बौने हैं। तो फिनोटाइप रेशो कितना बना, 1:1। अभी मतलब ना ये कैसे आया, अभी हमने बात कर ली कि 2 और 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। जीनोटाइप रेशो वो भी बिल्कुल सेम आएगा, ये दो वो कट के क्या बन जाएगा, 1:1। तो ये हमारे क्या थे, मेंडल के जो बची हुई चीजें थी ये आपको बता दी, और बाकी विशेष चीजें हम बताएंगे अगले वीडियो।